everyone, my name is Suchita Jain and I am a chartered accountant. In this video we are going to discuss IAS 23 borrowing cost. ठीक है, ये जो IAS है ना, ये बहुत छोटा सा IAS है. इससे रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते हैं. एग्जाम्स में अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आना होगा तो वो IAS 16 के साथ, जो IAS 16 पे क्वेश्चंस आएंगे उसी के साथ इनकॉर्पोरेट होके आएगा. बिकॉज जब हमने IAS 16 पढ़ा था और उस टाइम पे हमने जब कॉस्ट ऑफ एसेट्स का कैलकुलेशन पढ़ा था तो उस टाइम हमने समझा था कि बोरिंग कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनती है. और उस टाइम हमने वो पार्ट स्किप कर दिया था. हमने कहा था कि वी विल डिस्कस it later. Now this is the time that we are going to discuss it. So tell me, what do you mean by borrowing cost? Let's assume that कि आपने लोन लिया है. ठीक है, आपने लोन लिया है. आप लोन पे दो चीज़ें रीपे करते हैं. क्या क्या रीपे करते हैं? एक तो करते हैं प्रिंसिपल और एक करते हैं इंटरेस्ट. सो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है ना, ये जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है ये कहलाता है हमारी बोरिंग कॉस्ट. क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी बोरिंग कॉस्ट. जब IAS 23 नहीं था ना मार्केट में तो हम क्या करते थे, हम सिंपली ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इसको हम चार्ज करते थे स्टेटमेंट ऑफ P&L में. ओके, जब ये IAS 23 नहीं था, IAS 23 आया ना, IAS 23 आया तो वो बात करता है इस बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की. वो बात करता है कि जो बोरिंग कॉस्ट लग रहा है आप इसको कैपिटलाइज करोगे. ठीक है, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कौन से एसेट्स पे कैपिटलाइज करेंगे, कब कैपिटलाइज करेंगे और कब इस कैपिटलाइजेशन को स्टॉप करेंगे. ठीक है, सो IAS 23 बोलता है कि आप इसको कब कैपिटलाइज करोगे, कि जब आप ये फंड आपने बोरो किया हो, ये जो लोन है आपने या लोन लिया हो, कौन से एसेट्स पर? क्वालिफाइंग एसेट्स पे, क्वालिफाइंग एसेट पे. ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट्स. तो अब हमको समझना पड़ेगा कि ये क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है. क्वालिफाइंग एसेट्स आर दोज एसेट्स which take substantial period of time to get ready for its intended use. ठीक है, कोई भी एसेट्स को हमारे लिए रेडी टू यूज़ बनने के लिए एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो उसको बोलते हैं हम क्वालिफाइंग एसेट. लेट्स टेक एग्जांपल दैट आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस या कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग. मुझे एक बिल्डिंग बनानी है और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने लोन लिया है और उस बिल्डिंग को मेरे लिए रेडी होने के लिए मिनिमम 1 ईयर लगेगा या 6 मंथ या 1 ईयर लगेगा. तो मैं बोल सकती हूँ कि उस बिल्डिंग को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मेरा क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा. ये बिल्डिंग मेरी क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगी और मैं इस टाइम पे बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करूँगी. ठीक है, बोरिंग कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एसेट, कैपिटलाइजेशन मीन्स आप उस जो इंटरेस्ट है उसको आप कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर रहे हो. ठीक है, सो क्वेश्चन इज दैट कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. क्या ये 1 मंथ क्या ये 6 मंथ होता है, क्या ये 1 ईयर होता है, मोर देन 1 ईयर? हम कब मानेंगे कि हाँ इतना टाइम लग रहा है, मतलब दिस इज द क्वालिफाइंग एसेट. सबसे बड़ी बात, IAS 23 साइलेंट है अबाउट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 6 मंथ इज अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम और 1 ईयर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स दैट कि किसी एसेट्स को बनने में 6 महीने लग रहे हैं तभी वो हमारे लिए क्वालिफाइंग एसेट्स होगा. नहीं, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते. तो हम इसको क्या करते हैं, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को समझने के लिए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, जनरल प्रैक्टिस लेते हैं कि लोग क्या समझ रहे हैं. ठीक है, कुछ लोग इसको, कुछ इंस्टीट्यूशन इसको 6 मंथ समझते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट बोलते हैं मोर देन 1 ईयर, कुछ इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि लेस देन 1 ईयर भी सफिशिएंट होता है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज पॉलिसीज, कंपनीज प्रैक्टिसेस कि वो इस पीरियड को कैसा कंसिडर करती है. 6 मंथ वाला को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करती है कि मोर देन ऑफ इट. एम आई क्लियर?
IAS 23 साइलेंट है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि कौन से एसेट्स पे कैपिटलाइजेशन होगा, जो क्वालिफाइंग एसेट्स होगी। क्वालिफाइंग एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है विच टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज। ओके, ठीक है। अब हम कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट करेंगे, कब कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स commencement of capitalization, ठीक है। IAS 23 बोलता है कि इफ ये तीनों कंडीशंस मीट होती है तब आप कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करोगे। 3 कंडीशंस क्या है? फर्स्ट है एक्सपेंडिचर इज बीइंग incurred. Suppose you take a loan for construction of building, ठीक है, then construction process started, मतलब क्या हो जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। सेकेंड क्या हो सकता है? बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो जानी चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की भी बात है, हम किसकी कैपिटलाइजेशन की बात करें? बोरिंग कॉस्ट की। अगर वही इनकर्ड नहीं होगी तो आप कैपिटलाइज किसको करोगे ना, तो क्या हो जानी चाहिए? बोरिंग कॉस्ट भी लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए। एंड थर्ड वन, एक्टिविटीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसेट। सपोज आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी है तो जो भी एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी कंस्ट्रक्शन है वो क्या होना चाहिए? वो प्रोग्रेस में होनी चाहिए। If all these 3 conditions are met, then you are going to start capitalization of borrowing cost. Borrowing cost means interest. Am I clear? ठीक है। कब होना चाहिए? जब एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया हो, उस एक्टिविटी रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन या प्रिपरेशन ऑफ एसेट रेडी फॉर यूज़ वो स्टार्ट हो गया हो और हमारा बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो गया होगा, तब हम कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं यही बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन करने की तीन डिफरेंट सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। फर्स्ट वन, लेट्स अज्यूम हमारा फाइनेंशियल ईयर है जनवरी टू दिसंबर। ठीक है। फर्स्ट जनवरी को हमने क्या किया? फंड बोरो किया। कितना? सपोज $1000 एट द रेट ऑफ 12% का हमने लोन लिया ऑन 1 जनवरी। बट हमारा कंस्ट्रक्शन ड्यू टू एनी रीज़न, हमारा कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ? फ्रॉम 1 अप्रैल। क्या स्टार्ट हुआ? कंस्ट्रक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि हम कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करेंगे? जब एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ गया, एक्टिविटी इन प्रोसेस हो या बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो गई हो, ऑल दिस 3 कंडीशन। तो अब आप बताइए कि हम कैपिटलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? और अज्यूम दैट कि दिसंबर को हमारा एसेट बन के रेडी हो जाएगा, हमारा बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगा। सो हम वो जो बोरिंग कॉस्ट लग रही है 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनाएंगे। हम उसको यहाँ तक की कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है। सो हमारा साल भर का बोरिंग कॉस्ट कितना है? अगर हम साल भर का बोरिंग कॉस्ट निकालें तो हमारा कितना था? $1000 इंटू 12%। साल भर हमको कितना बोरिंग कॉस्ट लग रही है? $120। ठीक है। अब ये जो $120 है 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। IAS 23 बोलता है कि यहाँ से तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा, और इससे पहले यहाँ पे जो भी बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही है ना बिफोर दी, मतलब ये वाला जो बोरिंग कॉस्ट है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। IAS 23 कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा है, कब से स्टार्ट होगा? हमने क्राइटेरिया पढ़ लिया है, ये तीनों क्राइटेरिया। तो अब हम ये जो $120 है इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? पहले तो एक जाएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, क्या? एज अ फाइनेंस कॉस्ट जाएगा। कितना जाएगा? फ्रॉम जनवरी टू 31 मार्च, फ्रॉम जैन टू 31 मार्च कितना होगा? हमारा पूरे साल भर का कितना है? $120। और हमको कितने महीने का ट्रांसफ़र करना है स्टेटमेंट ऑफ P&L? 3 मंथ्स का। इट्स अराउंड $30 हमारा कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। और कितना हमारा कैपिटलाइज्ड होगा?
कैपिटलाइज होगा या हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा। कितना? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। इट्स $120 तो पूरे साल भर का था, और ये जो 9 मंथ्स है ये जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगा, कैपिटलाइज होगा। कितना? $90। एम आई क्लियर? जब हमारे कैपिटलाइजेशंस के क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे तब से हम कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, और उससे पुराना जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। एक क्वेश्चन, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना, जिस दिन आपने लोन लिया, जिस दिन हमने इन दैट केस कब लोन लिया? 1 जनवरी। आप जब से लोन लोगे उस दिन से इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कीप इन माइंड, जो पुराना वाला बोरिंग कॉस्ट होगा ऑब्वियसली वो एसेट से रिलेटेड नहीं हुआ तो वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा, और जैसे ही आपने उस क्राइटेरिया को मीट किया तो आपका ये जो अपकमिंग कॉस्ट होगी, बोरिंग कॉस्ट होगी, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगी। एम आई क्लियर? दिस इज़ अ वेरी सिंपल सिचुएशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर कंडीशन सिचुएशन, सेकेंड। ठीक है, सेम एग्जाम्पल, हमारा फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर है। सेम मैंने स्टार्टिंग में ही फंड बोरो कर लिया। कितना किया? सेम $1,000 एट द रेट ऑफ 12% पे मैंने फंड बोरो किया। ठीक है, और सिमिलरली 1 अप्रैल को मेरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। एज वी नो दैट कि जिस दिन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा हम उस दिन से उसकी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है मैम, आप सेम ही एग्जाम्पल है, ये भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा था, तो इसको वापस क्यों समझा रहे हो? रुको तो सही, आई विल एक्सप्लेन। क्या हुआ? 2 महीने जून और जुलाई स्ट्राइक हो गई ड्यू टू एनी राइट्स की वजह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन था वो स्टॉप हो गया। लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी, राइट्स हो गए, तो क्या उस वजह से क्या हुआ? हमारा कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गया, हमारा यहाँ पे जो वर्क था वो क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। ठीक है, तो IAS 23 बोलता है कि नो कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। क्या बोलता है? नो कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। इट मीन्स दैट आप ये जो टाइम है इस पीरियड में जो भी बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड हो रही है आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। नो कैपिटलाइजेशन मतलब ये यहाँ पे जो भी इस 2 महीने में जो भी बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज अ फाइनेंस कॉस्ट। आप उसको कंस्ट्रक्शन के पीरियड से नहीं मानोगे, उसको रिलेट नहीं करोगे। एक चीज़ और समझना, सपोज अगर आपका वर्क सस्पेंड हो रहा है फॉर सम पीरियड ड्यू टू द रूटीन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल सपोज छत भराई। ठीक है, जब छत भराती है ना तो सीमेंट और इन सबको सेटल्ड होने के लिए 4-5 दिन लग जाता है। तो उस टाइम पे अगर आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टॉप है ड्यू टू दिस, आपकी ड्यू टू छत की वजह से, तो आप इसको सस्पेंशन नहीं मानेंगे। आप उस टाइम पे ऐसा नहीं बोलोगे कि काम रुक गया है, तो आप उस टाइम की कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे इफ़ इट इज़ अ रूटीन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। बट इफ़ इट्स अनयूजुअल लाइक राइट्स, लाइक स्ट्राइक, तो उस टाइम पे जो आपका वर्क सस्पेंड हुआ है उस टाइम की जो बोरिंग कॉस्ट है, सिर्फ ये 2 महीने की बोरिंग कॉस्ट है, वो आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट नहीं बनेगी। वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L में। एम आई क्लियर? सो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पहले तो हमारा पूरे साल भर की बोरिंग कॉस्ट कितनी है? $1,000 एट द रेट ऑफ 12% इज़ $120 हमारा साल भर का बोरिंग कॉस्ट है। अब इसमें कुछ कॉस्ट आपकी स्टेटमेंट ऑफ P&L में चली जाएगी और कुछ कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में पार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारा
हम निकालते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या क्या जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में हमको पहले तो पता है कि हम ग्रीन कलर से, स्टेटमेंट में P&L में हमको पता है कि पहले यहाँ से लेके एक ये वाली कॉस्ट तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हमारा क्राइटेरिया यहाँ से मीट हुआ है, हमारा क्राइटेरिया यहाँ से मीट हुआ है, तो उससे पुरानी वाली जो भी कॉस्ट होगी वो कहाँ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है, और IAS 23 क्या बोलता है कि जो सस्पेंशन पीरियड है, तो ये वाली जो 2 महीने की, ये भी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या कॉस्ट हो जाएगी, पहले तो जाएगी जनवरी से लेके 31 मार्च तक, और एक जाएगी 1 जून से लेके 31 जुलाई, ड्यू टू जो हमारा वर्क सस्पेंड हुआ था तो उस टाइप की कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करते, वो P&L में चार्ज होती है। तो ये 3 मंथ की कॉस्ट कितनी हुई, $120 इंटू 312, क्योंकि साल भर की तो 120 है, तो उसमें से 3 महीने की तो नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ P&L में जानी चाहिए, और 2 महीने की क्यों जाएगी, बिकॉज हमारा काम सस्पेंड रहा वहाँ पे। तो ये पूरी कॉस्ट कहाँ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, $30 और $20। एम आई क्लियर, ये वाली कॉस्ट आएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L एज अ फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, फिर हमारी कैपिटलाइज्ड, सॉरी, हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट का, या उसको बोल सकते हैं कैपिटलाइज्ड, कितनी कॉस्ट होगी हमारी कैपिटलाइज्ड। तो हमारा कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल से, और हमारा 1 अप्रैल, एक मिनट, ये वाला जो कॉस्ट है 1 अप्रैल टू जून तक, और जुलाई से लेके अगस्त से लेके दिसंबर तक की हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। ठीक है, तो क्या हमारी P&L में की जाएगी, हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स का क्या बात, मतलब जो हमारी कैपिटलाइज होगी वो क्या कॉस्ट होगी, वो होगी 1 अप्रैल से 31 मई तक, एंड कितनी, $120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, और 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक की कितनी, $120 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, कितनी हुई, $20 एंड $50। ये $70 तो कहाँ जाएगी, हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगा, कैपिटलाइज्ड होएगी, और ये जो $50 है ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो इसमें हमने क्या समझा, इसमें हमने ये समझा कि हमारा किसी भी रीज़न से हमारा काम अगर सस्पेंड होता है अदर देन नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उस सस्पेंशन के टाइम पे जो भी बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड होगी वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट नहीं बनेगी, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L में। एम आई क्लियर? ओके, अब आती है हमारी थर्ड और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन। ठीक है, थर्ड, इसको समझने के टाइम पूरा टाइम थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझनी अच्छे से है। 1 जनवरी हमारा एज़ यूजुअल फाइनेंशियल ईयर है, और उस समय हमने वेरी फर्स्ट डे ही हमने फ़ंड बोरो किया, और उतने का ही बोरो किया, $1000 एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, हम एज़ यूजुअल 31 दिसंबर को हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, हमने एज़ यूजुअल सेम एग्जाम्पल की तरफ 1 अप्रैल को हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। तो अब आप बताओ कि कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करेंगे? मैम 1 अप्रैल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ यार, मैंने $1000 का तो लोन लिया, बट इनिशियली मुझे आपको भी पता है कि इनिशियली कंस्ट्रक्शन में इतने पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको
कम पैसे में ही स्टार्ट होता है ना, बाद में जब हम दूसरी चीज़ें करने लगते तो हमको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये फंड थोड़ा आइडल पड़ा था जो मैंने बोरो किया था, तो मैंने क्या किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया। मैंने क्या किया, 1 फरवरी से 31 मई तक ये जो मैंने फंड बोरो किया था ना, मैंने ये जो फंड बोरो किया था ना, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने कर दिया इन्वेस्ट। मैंने इस फंड को इन्वेस्ट कर दिया। कितना फंड इन्वेस्ट किया, सपोज $600 एट द रेट ऑफ 5%। मैंने लोन लिया था $1000 का। अब मुझे इतना पैसों की ज़रूरत नहीं थी इनिशियली, तो मैंने कुछ उसमें से फ़ंड को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। सपोज़ 1 फरवरी और 31 मई, मतलब ये 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है, $600 एट द रेट ऑफ 5%। इसको आगे समझाने से पहले लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। सपोज़ आपने मुझसे कुछ लोन लिया था, ठीक है, और उस पर आपको मुझे इंटरेस्ट लग रहा, आपको मुझे इंटरेस्ट देना था $100 का, ठीक है, आपको मुझे $100 का उस पर इंटरेस्ट देना था। अब आपने क्या, आपने भी वो फंड, आपको कुछ काम नहीं था तो आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इन्वेस्ट किया तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ इनकम जनरेट होगी। अब सपोज आपको वहाँ से इनकम जनरेट हुई $18। अब आप मुझे बताओ कि आपको मुझसे जो लोन लिया आपने, आपको नेट कितना खर्चा लगा उस लोन का। तो कैन वी से, क्योंकि उसी लोन के अमाउंट को आपने कहीं इन्वेस्ट किया था और उस पर आपने इनकम कमाई, तो डू यू थिंक ये जो $20 है, इन दोनों का डिफरेंस है, आपको नेट खर्चा तो उतना ही लगा, आपकी पॉकेट से $20 ही गया एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। अब इस चीज़ को हम इस सिचुएशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। लोन लिया था, लोन को इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, आपकी इनकम जनरेट हुई। तो कैन वी से इस सिचुएशन में दो चीज़ें हो गई, एक तो हमारी बोरिंग कॉस्ट हो गई और दूसरी हो गई इन्वेस्टमेंट इनकम। हो गई दो चीज़ें, ठीक है, एक चीज़ को हम सेटल्ड है। IAS 23 बोलता है कि मतलब क्या है, देखो आप कैपिटलाइजेशन कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से। तो IAS 23 बोलता है कि जैसे आपने आपकी बोरिंग कॉस्ट को दो पार्ट में बांटा है कि जो कैपिटलाइजेशन है वो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा और जो कैपिटलाइजेशन से पुराना बोरिंग कॉस्ट है वो कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। सिमिलरली अगर आप उस एसेट पे, मतलब उस फंड से अगर आपको कोई इनकम होती है तो वो भी दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगी कि जो कैपिटलाइजेशन वाले पीरियड की है वो कहाँ एडजस्ट होएगी, आपकी बोरिंग कॉस्ट से एडजस्ट होएगी और नेट बोरिंग कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड होएगी। इट मीन्स दैट आपकी जो बोरिंग कॉस्ट थी उसमें अब सपोज मैंने ये फंड इन्वेस्ट किया तो मेरी इनकम जनरेट हुई, तो जो इनकम मेरी इस पार्ट से रिलेटेड है, मतलब कैपिटलाइजेशन के बाद में जो इनकम आ रही है वो इनकम मेरी, वो इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम जो आएगी वो इस बोरिंग कॉस्ट से माइनस होके ये जो नेट बोरिंग कॉस्ट बचेगी, जो भी एक्सेस बोरिंग कॉस्ट बचेगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगी। टॉकिंग अबाउट दिस। और जो हमारा पुराना है, मतलब जो बिफोर कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट तो वेरी फर्स्ट डे से इनकर्ड हो जाती है, लोन यहाँ लिया है, कंस्ट्रक्शन यहाँ, तो ये जो कॉस्ट है ये तो हमको पता है स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगी। सिमिलरली इससे पहले जो इनकम जनरेट हुई है ये वाली, ये कहाँ जाएगी, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज अ इन्वेस्टमेंट इनकम जाएगी। एम आई क्लियर? अब इसको हम विथ फिगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या होगा। बिकॉज कैसा है ना, एक बात बहुत अच्छे से समझना, मेरी क्लास में पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम पहले थ्योरी नहीं पढ़ते, हम बुक्स को नहीं रीड करते हैं, पहले हम उसका
प्रैक्टिकली अप्रोच समझते हैं कि उस जो वहाँ जो लिखा है वो एक्चुअल में क्या लिखा है पहले हम समझते हैं, ताकि जब हम पढ़े ना तो हमको बहुत ईजीली चीज़ें समझ में आए। नहीं तो जब हम पढ़ते हैं पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए मैं पहले आपको ये डिफरेंट सिचुएशन समझा देती हूँ, फिर उसका हम थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि वो क्या लिखा है और क्या कहना चाहता है। ठीक है, और उस पर हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, हमको कॉन्सेप्ट को मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, हम कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे विथ लॉजिक। आई होप सो ये मैंने जो भी बातें की आपको लॉजिकली डाइजेस्ट हो पा रही होगी, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इलॉजिकल है, ऐसा क्यों बात कर रहे हैं कि इधर का इधर और इधर का इधर, नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। 100 है, 100 में से 80 का प्रॉफिट, 20 का ही तो कॉस्ट से हुआ। एम आई क्लियर? कोई स्कोप ऑफ डाउट मत रखना, ठीक है। अब इसको हम न्यूमेरिकली, ये जो भी फिगर्स हैं इनको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या डिलीवर करना चाह रही थी। पहले हम कैलकुलेट कर, क्योंकि देखो बोरिंग कॉस्ट, लोन तो पूरे साल भर का है, जनवरी टू दिसंबर, मतलब बोरिंग कॉस्ट तो पूरे साल की हो गई। कितनी हो गई? $1000 इंटू 12%, कितनी मेरी बोरिंग कॉस्ट है? $120, ठीक है। मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है? मैंने कितना फंड इन्वेस्ट किया था? $600, कितने रेट से? 5% से। डू यू थिंक मैंने फरवरी टू 31st, मतलब मैंने 4 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया है? फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, चार महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम कितने महीने की होगी? 4 महीने की। कितनी है? 600 इंटू 5% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, इट्स, एक मिनट, 600 इंटू 5% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, इट्स $10। एक मिनट, ओके, $10 मेरी बोरिंग कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, ठीक है। अब जैसे हम बोरिंग कॉस्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, कैपिटलाइजेशन पीरियड में, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड करते हैं और पीएनएल में डालते हैं, बोरिंग कॉस्ट को भी, इन्वेस्टमेंट इनकम को ही ऐसे करेंगे, ठीक है। सो अभी हम पहले लिखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या क्या कॉस्ट आएगी। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में तो पहले 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक का ये कॉस्ट तो हमको पता ही है कि ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाता है। और इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी जाएगी? 1 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक, ये 2 महीने की जो इन्वेस्टमेंट इनकम, ये कहाँ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में अगर हम लिखें, ठीक है, तो क्या जाएगी? बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी? कब से जाएगी? 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक की। इट्स अराउंड $120, कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। हमने पूरी ईयर की निकाली ना बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। और हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है? हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है? ये जो साल भर का है $10, ठीक है। ये साल भर का नहीं, 4 मंथ्स का है। इसमें से फरवरी और मार्च कहाँ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो कितने महीने की जाएगी? आउट ऑफ 4 मंथ 2 मंथ्स की कहाँ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सो अब हमारा कॉस्ट कितना निकला? बोरिंग कॉस्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एज एक्सपेंसेस बुक होगा $30 और इन्वेस्टमेंट इनकम होगी
$5 एज ए इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से जाएगा $5, ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। अब अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन की, मीन्स कॉस्ट ऑफ एसेट का क्या क्या पार्ट बनेगा, तो क्या बनेगा, एक तो ये वाला बोरिंग कॉस्ट कितनी होगी 1 अप्रैल से, एक मिनट, हाँ आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रॉ बिकॉज वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। अरे यार ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक की जो कॉस्ट है ये कहाँ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगी, मतलब हम कैपिटलाइज करेंगे यहाँ तक की कॉस्ट को, प्लस हमारा जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो यहाँ से यहाँ तक की होगी, ये भी कहाँ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कहाँ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट में। तो कैपिटलाइजेशन में क्या होगा, बोरिंग कॉस्ट क्या होगा, हमारी बोरिंग कॉस्ट कितनी है, कहाँ से लेंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक की कितनी होगी, $120, कितने महीने की थी, कितने महीने की थी, 9 मंथ्स की थी, तो कितनी हो गई $90, ये तो हमारा बोरिंग कॉस्ट का हुआ। अब मैंने क्या बोला है, IAS 23 क्या बोलता है, देखो बोरिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट्स का ऐड होती है, तो उस पर जो इनकम होगी क्या होगी, माइनस होगी, तो माइनस क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम कब से होगी, 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक, 2 मंथ्स की, पूरी कितनी है, $10 है 4 मंथ्स की, उसमें से 2 मंथ्स का हमको इसमें से माइनस करना है 10, मतलब ये भी $5, सॉरी हाँ $5, तो हमारा नेट बोरिंग कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगी वो होगी $85। एम आई क्लियर? इससे हमको ये समझ में आता है कि मतलब बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, जिस दिन से कंस्ट्रक्शन बिगिंस होगा उस दिन से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन के प्लस अगर हमने कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई है तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगा वो नेट ऑफ होके आएगा, बोरिंग कॉस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम इज इक्वल टू दी हमारा जो कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट जो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगी। और उससे पहले जो भी इनकम हमारा इनकम जनरेट हुई है कैपिटलाइजेशन के पहले वो कहाँ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, और उस पर जो भी बोरिंग कॉस्ट भी आई है वो भी कहाँ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। एम आई क्लियर? It's not so much difficult, it's easy to understand, okay? I hope so आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं और उस पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा विजन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और, ठीक है। IAS 23 borrowing cost requires that borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction, production of a qualifying assets। ठीक है, केस भी सिंपल है, अगर हम परचेज करते हैं किसी एसेट्स को तो वो तो हमारे लिए हाथों हाथ ही रेडी टू यूज़ है ना। तो क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है, विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब उसको बनाने में हमको टाइम लग रहा है, तो कैन वी से कोई भी एसेट हमने कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए है, प्रोडक्शन है, तो वो हमारा क्वालिफाइंग एसेट्स कहलाता है। सिंपल भी है। One that necessarily take a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are included in the cost of assets। यहाँ पे keep in mind as per the IAS 16। IAS 16 बोलता है बोरिंग कॉस्ट ऐड होती है, IAS 23 बताता है कि बोरिंग कॉस्ट कैसे ऐड होगी, कौन से एसेट्स पे ऐड होगी और कब ऐड होगी, ठीक है।
हम कब कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करते हैं? IAS 23 states that capitalization of borrowing cost should commence when all of the following conditions are met. क्या क्या कंडीशंस है? एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट्स इज बीइंग इनकर्ड. ऑब्वियसली आप किसी का कंस्ट्रक्शन, आप जब तक उस एसेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर ही स्टार्ट नहीं करोगे तब तक उस बोरिंग कॉस्ट को एड ऑन नहीं कर पाओगे. तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड हो गया हो या फिर बोरिंग कॉस्ट तो इंकर्ड होना बहुत ज़रूरी है. और प्लस एक्टिविटीज़ दैट आर नेसेसरली टू प्रिपेयर द एसेट्स फॉर इस इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस. Am I clear? If all these three conditions are made, then you are start capitalization. ठीक है. 2 types of borrowings होती है. ठीक है, ये हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हम पढ़ लेते हैं. 2 types of borrowing होती है, एक जनरल बोरिंग और एक स्पेसिफिक बोरिंग. ठीक है, अगर हमको इनके नाम से भी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक बोरिंग, तो कैन वी से दैट, मतलब कैसे समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक मतलब बात हो रही है कोई स्पेसिफिक एसेट की. सपोज मुझे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है और मैंने उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया है. ठीक है, पर्टिकुलर उस बिल्डिंग को ही कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया, तो कैन वी से इट्स अ स्पेसिफिक बोरिंग कि हम उस पर्टिकुलर एसेट्स पे ही लोन ले रहे हैं, राइट. और जनरल बोरिंग क्या होती है? सपोज मैंने 3-4 लोन ले रखे हैं और उन लोन्स को कभी मैं कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेती हूँ, कभी मेरी सैलरी को पेमेंट करने में यूज़ कर लेती हूँ, कभी मेरे ओवरहेड्स को पेमेंट करने में, कभी मेरे बिल्डिंग्स के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में कर लेती हूँ. मैं सारे काम कर रही हूँ उस लोन से, तो वो जनरल बोरिंग्स है. एक स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, जनरल बोरिंग है. ठीक है, अभी हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि जनरल बोरिंग्स में हम कैसे रेट कैलकुलेट करें और कैसे कैपिटलाइजेशन का अमाउंट निकालें. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन. ओके, हमेशा ध्यान रखना जब भी बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसका टाइमलाइन बना लो. टाइमलाइन पे सब चीज़ें जब हमको सामने दिखती है ना, तो हमको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारे वैसे भी कंसेप्ट क्लियर है टाइमलाइन पे. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन. ठीक है, Wilson received an 18 million 5% loan on 1st January 2008 to finance construction of a new factory. ठीक है, as we know that कि construction take as we common understanding construction take a substantial period of time. It means ये जो भी लोन बोरो किया है वो किस पे किया है? क्वालिफाइंग एसेट पे. अगर इट इज़ अ क्वालिफाइंग एसेट्स तो इस पे जो बोरिंग कॉस्ट लगेगी वो क्या होगी? कैपिटलाइज्ड. Construction of new factory. As the funds were not all required immediately, Wilson invested 6 million in 2% bond until 31st May 2008. इसमें हमारा थर्ड वाला सिचुएशन है कि उसने लोन लिया, उसको इनिशियली सारे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो उसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, Construction of the factory began on 1st March 2008 and was completed on 31st December 2008. 1st जनवरी को लोन लिया, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया? 1st मार्च को, और ख़त्म कब हो जाएगा? 31st दिसंबर को. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री एज एन 31st. हमको बताना है कि कितना इंटरेस्ट का अमाउंट हम कैपिटलाइज्ड करेंगे इन कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मतलब ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स में. ठीक है, अब हम इसका एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, जनवरी को हमने क्या किया? हमने लोन लिया. कितने का लिया? $18 मिलियन का. कितने रेट पे? एट द रेट ऑफ 5% पे हमने लोन लिया. 1st January 2000 finance construction the first not required immediately. Wilson received 6 million. उसने क्या किया? इन 2% bonds. उसने कब किया? कब तक किया? 31st मई तक. यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, उसने क्या किया? फंड को
इन्वेस्ट किया कितना, $6 million एट द रेट ऑफ 2%। उसने 1 जनवरी को लोन लिया और वहीं से उसने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया फॉर हाउ मेनी मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फॉर 5 मंथ्स उसने क्या किया, इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिगिंस ऑन 1 मार्च 2008। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ, 1 मार्च से कंस्ट्रक्शन। एज वी नो दैट कि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो जिस दिन उस एसेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा, हम तब से ही कैपिटलाइजेशन करेंगे। मतलब हमारा कैपिटलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, हमारा कैपिटलाइजेशन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कितना होगा कैपिटलाइजेशन, 31 दिसंबर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिगेन्स एंड वॉज कम्प्लीट ऑन 31 दिसंबर तक का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब हम इसमें एक एक चीज़ें करते जाते हैं, बोरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं और इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल लेते हैं पहला, फिर उन दोनों को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन दिस सेंस यहाँ तक, सॉरी दिख नहीं रहा है, ये जो पार्ट है यहाँ तक, इसके इधर की जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी या फिर बोरिंग कॉस्ट होगी वो सब कहाँ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट में जाएगी। और जो इससे पुरानी होगी, सपोज यहाँ तक की जो भी कॉस्ट होगी वो कहाँ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L। हमको क्लियर है? तो हमने इसको डिवाइड किया, इधर की सारी कॉस्ट चाहे इनकम हो, इन्वेस्टमेंट इनकम हो या फिर हमारा इंटरेस्ट हो या इन्वेस्टमेंट इनकम हो, कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट में नेट ऑफ होके, और इधर वाला जो भी होगा वो कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है, सो अब नाउ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो, तो पहले हमारे साल भर का हम बोरिंग कॉस्ट निकाल लें। बोरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी, बोरिंग कॉस्ट 18 मिलियन है। एट द रेट ऑफ 5% हमारे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा, 18 इंटू 5%, इट्स $0.9, सॉरी डॉलर 0.9 मिलियन हमारी बोरिंग कॉस्ट है पूरे साल भर की। ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम कितना है, इन्वेस्टमेंट इनकम हमने कितना इन्वेस्ट किया है, हमने 6 मिलियन इन्वेस्ट किया है एट द रेट ऑफ 2%, और कितने टाइम के लिए, फॉर 5 मंथ्स। ठीक है, 6 इंटू 2% इंटू 5 कितना आया, $0.05 मिलियन हमारा इंटरेस्ट इनकम है। क्या है, इंटरेस्ट इनकम है। ये हमारा सिचुएशन है। अब हम देखते हैं कि पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स में कितना ऐड होगा, मतलब कितना अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा। ठीक है, सो स्टेटमेंट ऑफ P&L, पहले तो कहाँ से कहाँ तक हमारा बोरिंग कॉस्ट होगी, बोरिंग कॉस्ट, और कैन वी से आर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट बोल सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L में फाइनेंस कॉस्ट के नाम से जाएगा, कितना जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक। जनवरी और फेब 2 मंथ जाएगा क्योंकि 1 मार्च से कंस्ट्रक्शन बिगिंस हो गया। तो कितना हमारी कितनी थी पूरे साल भर की, 0.9 मिलियन, और कितने मंथ का जाएगा, 2.9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 इज $0.15 मिलियन हमारा कहाँ जाएगा, बोरिंग कॉस्ट एज अ फाइनेंस कॉस्ट कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है, अब उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम कितना होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम कितना जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 मार्च से, ठीक है, और हमने इन्वेस्ट किया है जनवरी टू मई 5 मंथ, जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स का ही जाएगा, कितना होगा
1 जनवरी से लेके 29 फेब तक, 29 ले लो, 28 फरवरी ले लो, ठीक है, हम एक रैंडम ले रहे हैं। कितनी थी? $0.05 मिलियन इंटू कितने महीने का है? 2 मंथ्स है आउट ऑफ 5, क्योंकि मार्च अप्रैल मई हमारे कैपिटलाइजेशन के बाद के पीरियड से है, कैपिटलाइजेशंस के पीरियड है। तो कितनी हमारी बोरिंग इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L में? $0.02 मिलियन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नाउ अब हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या जाएगा? देखो मैं आपको ना क्वेश्चन बहुत डिटेल में सॉल्व करा रही हूँ, मतलब ये सब फिगर्स लिख के 1 जनवरी से 29 फरवरी, बिकॉज कैसा है, जब आप काफ़ी टाइम बाद इसको जब वापस रिवाइज करोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट को हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिया है, यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट को फाइनेंस एज अ कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट लिया है। एग्जाम में आपको नॉट नीड टू मेंशन दिस थिंग, आपको तो सिर्फ बताना है कि कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी और कितनी स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगी ओनली, ठीक है। हम ये सिर्फ हमारे हमको इजीली बाद में जब हम पढ़े तो हमको समझ में आए, इसलिए हम इतना डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट कितना बनेगा? तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स की बोरिंग कॉस्ट, मतलब कितनी बोरिंग कॉस्ट को हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड करेंगे। कितनी बोरिंग कॉस्ट को? तो कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था? 1 मार्च से, कब तक? 31 दिसंबर, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट कितनी आई थी हमारी पूरे साल भर की? 0.9 मिलियन। हमको कितने महीने की कैपिटलाइज करनी है? 10 मंथ्स की। इट्स $0.75 मिलियन। ये क्या होगी? बोरिंग कॉस्ट हमारी कैपिटलाइज्ड होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगी, ठीक है। अब इस टाइम पे हमने कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम भी अर्न की है, ये वाली चल नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न की है, अब इसमें लिखो इन्वेस्टमेंट इनकम कब से कब तक की है? 1 मार्च से 31 मई। कितने हो गए? कितनी थी हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम? $0.5, 0.05 मिलियन, और कितने महीने की थी? 3 मंथ्स की आउट ऑफ 5। $0.02 मिलियन, और ये हम इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारी नेट 0.75 माइनस 0.02, 0.73 हमारा बोरिंग कॉस्ट हमारी कैपिटलाइज्ड होगी। नेट कितना है? हमारी टोटल खर्चा कितना होना था? 0.75 हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे, आउट ऑफ विच हमारी कुछ अर्निंग्स हो गई, तो वो अर्निंग्स माइनस करके हमारा जो नेट खर्चा है वो कितना है? 0.73, और ये हमारा कैपिटलाइज्ड होगा, ये हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, एक लाइन खींच लो हमेशा क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में एक लाइन खींच लो ये वाली, कि यहाँ से हमारा जो भी इनकम होगी, या तो उस जो लोन लिया उस लोन पे जो भी इनकम हो रही है वो भी कैपिटलाइज में जाएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स का में जाएगी, और जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में जाएगा। और कैपिटलाइजेशन से बिफोर जो भी बोरिंग कॉस्ट है, जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम है, वो कहाँ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ये एक मेन चीज़। और एक और जो हमने चीज़ सीखी थी कि सस्पेंशन के टाइम पे भी कैपिटलाइजेशन नहीं होता है, जो सस्पेंशन के टाइम पे जो हमारी बोरिंग कॉस्ट होती है वो कहाँ जाती है? वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाती है, ठीक है। IAS 23 बस यही चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है, और यही चीज़ें रिलेवेंट है फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर एग्जाम्स पर्पस, ठीक है। हमारे बुक्स में एक स्पेसिफिक जनरल बोरिंग्स पे इतना डिटेल डिस्कशन नहीं है, तो इसको हम एक नॉर्मल वे में समझ लेते हैं। पहले तो हमने समझ लिया था कि जनरल बोरिंग होती क्या है,
ठीक है। अब जनरल बोरिंग पे अब हम रेट, अब अलग अलग लोन है, अलग अलग रेट्स है, तो हम कैसे निकालेंगे कि कितना अमाउंट हम कैपिटलाइज करेंगे। तो IAS 23 बोलता है कि इन केस ऑफ जनरल बोरिंग आपको क्या करना है, एक कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। वो रेट आप किस पे लगाओगे, वो रेट आप जितना भी अमाउंट आपने उस एसेट पे स्पेंड किया है उस पर वो रेट अप्लाई कर दोगे और वो जो अमाउंट आएगा वो आपकी बोरिंग कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। सो वो कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालते हैं, तो कैपिटलाइजेशन रेट होती है वेटेड एवरेज ऑफ ऑल दोज लोन्स। सपोज देखो इसको एक समझते हैं, सपोज मेरे पास लोन 1 है जो है $100,000 का एट द रेट ऑफ 5%, और एक लोन 2 है जो है सपोज $200 का एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है। तो IAS 23 बोलता है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप उसका वेटेड एवरेज निकालोगे। $1,000 पे 5% इंटरेस्ट प्लस 200 पे 2% इंटरेस्ट प्लस टोटल लोन इंटू ओवरऑल इंटू 100, इससे जो रेट आएगी वो आपकी कैपिटलाइजेशन रेट होगी, और वो रेट आप आपके जो भी अमाउंट आपने एसेट्स पे इन्वेस्ट किया है उस पर अप्लाई करोगे, ठीक है। इसके लिए एक क्वेश्चन दे रखा है, डू विथ योर सेल्फ, आप इसको कर लेना। मतलब हमारे एग्जाम में जनरली स्पेसिफिक बोरिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जनरल बोरिंग पे इतना डिटेल में नहीं है। मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है, वैसे ही ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमको समझ में आया कि हम कब कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा भी नहीं कि कैपिटलाइजेशन स्टॉप करेंगे। सपोज मैंने लोन लिया 10 साल के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग तो 2 साल में बन के रेडी हो गई, तो कब तक हम उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में कैपिटलाइज मतलब वो बोरिंग कॉस्ट को ऐड करेंगे, कब वो कैपिटलाइजेशन हम रोकेंगे। तो IAS कॉमन अंडरस्टैंडिंग में ये समझ में आता है कि जिस दिन एसेट का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया आप उस दिन से कैपिटलाइजेशन करना बंद कर दोगे। कॉमन सेंस, यू आर राइट। कॉमन सेंस क्या है, जब उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा देन यू स्टॉप डूइंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड सीज when either substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sales are complete. It means assets are become ready to use. वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, अब आप उसको यूज़ कर सकते हो, तब आप उस पर जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज करना बंद कर दोगे। आफ्टर दैट जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो भी बोरिंग कॉस्ट होगी वो कहाँ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। एम आई क्लियर? देन कंस्ट्रक्शन इज सस्पेंडेड। सिमिलरली आई टोल्ड यू दैट कि या तो आप कब कैपिटलाइजेशन रोक देते हो, जब किसी रीज़न से आपका वर्क सस्पेंड हो गया हो। सपोज मैंने आपको बताया था कि स्ट्राइक हो गई या राइट्स की वजह से 2 महीने काम सस्पेंड रहा, तो उस समय भी आपने कैपिटलाइजेशन स्टॉप किया था ना। आप कहाँ कर रहे थे कैपिटलाइजेशन, मैंने बताया था, आप उसमें जो बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही थी सस्पेंशन पीरियड में, आप उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज कर रहे थे। डू यू नो सेकेंड कंडीशन? इन बोथ दिस केसेस आप अपना कैपिटलाइजेशन को सीज करोगे। ये जो क्वेश्चंस है जो मैंने आपको इनिशियली इस हमारा टॉपिक स्टार्ट करने मतलब ये जो IAS 23 स्टार्ट करते टाइम ही मैंने आपको बोला था कि स्लिप ऑफ टंग, इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आता है, वो IAS 16 से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो वो यही क्वेश्चन है कि इसमें IAS 16 से रिलेटेड चीज़ें पूछी है और उसमें एक बोरिंग कॉस्ट का एलिमेंट दे दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ एसेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो ये लिखा है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। डू विथ योर सेल्फ, इफ़ यू हैव एनी डाउट आई एम देयर, मैं उसको सॉल्व करा दूंगी, पर पहले आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए। आई होप आपको IAS 23 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो इस वीडियो को वापस देखो, ठीक है। हमको कोई भी डाउट लेके उसको कैरी नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं रखना है। सेकेंड चीज़, हमको कॉन्सेप्ट को मेमोराइज नहीं करना है, हमको उसका लॉजिक और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बिकॉज क्या होगा, जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे कुछ टाइम बाद, जब हम उसका रिविज़न भी करेंगे ना, तो मेमोरी फेड होती जाती है, पर अगर लॉजिक से समझा है, प्रैक्टिकली समझा है, तो वो कभी फेड नहीं होगा।
टाइम ज़रूर लगेगा रिकॉल करने में, पर वो याद ज़रूर आएगी, समझ में ज़रूर आएगी। ठीक है, अब तब तक के लिए, अब नया टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।